बाहर तापमान 12 डिग्री हो गया है और इन लोगों को देखो कैसे रजाई ओढ़कर एसी चलाकर सो रहे हैं। कभी तो लगता है कि ये लोग गलती से इंसान पैदा हो गए। इन्हें तो बर्फ में रहने वाला भालू या पेंगुइन के रूप में पैदा होना चाहिए था। अगर जरा सी देर और रुकी ना, यहाँ तो मेरी बर्फ जमकर गिर जाऊंगी मैं। जहाँ ठंड के मौसम में हर कोई हीटर चलाकर रजाई ओढ़कर आराम से गर्माहट में सोता है, वहीं अनामिका के ससुराल वाले इतनी ठंड में भी एसी में सो रहे थे। तो आइए दोस्तों, आज हम इस परिवार की ठंड में भी एसी चलाकर सोने की इस कहानी को जानते हैं। आरुष, बहू को कमरे में ले जा, दोनों थक गए होंगे ना, आराम कर लो, बाकी की रस्में हम कल कर लेंगे। आरुष अनामिका कमरे में जाते हैं और कपड़े बदलकर थकान के चलते जल्द ही सो जाते हैं। घड़ी में तकरीबन रात के 2 बज रहे थे कि तभी अचानक अनामिका को हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगती है। अचानक मुझे ठंड लगने लगी। क्यों? ऐसा लग रहा है कि बर्फीली ठंडी ठंडी हवा के बीच में सो रही हूँ। हे भगवान, ये क्या? इतनी ठंड में हमारे कमरे में ये एसी चल रहा है। आरुष, आरुष, उठो आरुष। क्या हुआ अनामिका? सोने दो ना, बहुत थकान हो रखी है। ये हमारे कमरे में ठंड के मौसम में एसी क्यों चल रहा है? ये एसी किसने चलाया? ये एसी मैंने चलाया है। मुझे ठंड के मौसम में भी एसी चलाकर सोने की आदत है। आरुष इतना कहकर सो जाता है। वहीं अनामिका रात भर ठंड में कपकपाती है और ठीक से सो भी नहीं पाती। कल रात एसी में सोने की वजह से मैं तो अभी भी कांप रही हूँ। आरुष बिना कितना अजीब है, भला ठंड में एसी चलाकर कौन सोता है? अनामिका गर्मा गर्म चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में जाती है, जहां अनामिका देखती है कि उसके सास ससुर भी इतनी ठंड में एसी चलाकर सो रहे हैं। लगता है मेरे ससुराल वालों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। बाप रे बाप। अनामिका, यहाँ से निकल ले, वरना यहीं खड़े खड़े जम जाऊंगी। अनामिका ठंड से कपकपाते हुए चाय की ट्रे लेकर वापस किचन में आ जाती है। थोड़ी देर में सब लोग उठते हैं और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सभी ने टोपे, जुराब, जैकेट, मफलर, मोटी मोटी जैकेट पहन रखी होती है। माँ जी, पिताजी, आप सभी लोगों ने गर्म जैकेट, टोपे पर स्वेटर सब कुछ पहन रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी ठंड में एसी में सोते हैं, भला ऐसा क्यों? बहू, हमें शुरू से ही एसी में सोने की आदत है, इसलिए हम ठंड में भी एसी में ही सोते हैं। बिना एसी के हमें नींद नहीं आती। मतलब मैं सही सोच रही थी? मेरे ससुराल वालों का मानसिक संतुलन हिला हुआ है। लगता है या तो ये सब उल्टे पैदा हुए हैं, या पैदा होते डॉक्टर के हाथ से जमीन पर गिर गए, तभी इनके ऊपर का माला हिला हुआ है। किसी पागल खाने में शादी कर दी मेरे घर वालों ने मेरी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। ठंड अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। कई दिनों से धूप न निकलने की वजह से चारों तरफ बस ओस ही ओस थी। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इस ठंड से, ऊपर से इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं। एक काम करती हूँ, आंचल को बोल देती हूँ मेरे साथ कपड़े धुलवाने में थोड़ी मदद करा देगी। अनामिका अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ आंचल रजाई ओढ़कर आराम से एसी चलाकर बैठी होती है। आंचल, मुझे आज कपड़े धोने थे, तो मेरे साथ कपड़े धुलवाने में मदद कर दो। काफी सारे कपड़े जमा हो गए हैं। यहाँ मेरी ठंड से जान निकली जा रही है और आप चाहती हो कि मैं इतनी ठंड में आपके साथ कपड़े धोऊं, वो भी ठंडे पानी में? इतनी ठंड लग रही है तो एसी क्यों नहीं बंद कर देती? एसी चलाकर बैठोगी तो ठंड तो लगेगी। भाभी, आपसे कितनी बार कहा है कि हम लोग बिना एसी के रह नहीं सकते। इससे तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। एसी भी चलाना है और ठंड से कपकपाना भी नहीं है। अनामिका के ससुराल वाले भले ही ठंड में एसी चलाकर सोते थे, लेकिन जब घर के काम की बारी आती है तो सभी लोग अपने हाथ रजाई में छुपा लेते। मैं तेरे साथ खाना तो बनवा लेती, लेकिन तू तो जानती है कि मुझे कुछ ज्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए मैं किचन में खड़ी होकर तेरे साथ खाना नहीं बना सकती। हाँ हाँ, जैसे तो ये एसी गरम गरम हवा फेंक रहा है ना, जो ये आराम से यहाँ पर बैठी हुई है। मन तो कर रहा है कि इन सबको उठाकर फ्रिज के अंदर बंद कर दूं। अनामिका इस कड़कड़ाती ठंड में दिन भर ठंडे पानी में काम कर करके परेशान होती है। वहीं रात को भी अनामिका को अपने कमरे में एसी की वजह से चैन की नींद नसीब नहीं होती। आरुष, प्लीज एसी बंद कर दीजिए, मैं इतनी ठंड में कैसे सोऊं? रात भर मैं ठंड से ठिठुरती रहती हूँ। अरे बेबी, कहाँ इतनी ठंड है और तुमने इतनी मोटी रजाई भी ओढ़ रखी है। कुछ नहीं होता, सो जाओ। तुम्हें तो फिर भी घर में रहकर दिन में सोने को मौका मिल जाता होगा। अब मैं ऑफिस में तो नहीं सो सकूंगा ना, मुझे तो बिना एसी के नींद ही नहीं आती।
अनामिका अपने ससुराल वालों की ठंड में एसी चलाकर सोने की आदत से काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस अनामिका, अब बहुत हुआ। अब तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना तेरा तो जवानी में ही राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन करूं तो क्या करूं? पहले यहाँ से निकलती हूँ, आराम से हीटर चलाकर गर्मा गर्म कॉफी पीते हुए इन सब लोगों को सबक सिखाने का प्लान सोचूंगी। बड़ा शौक है इन लोगों को ठंड में एसी चलाकर सोने का, अब इनका सारा शौक निकालती हूँ। अनामिका आज नाश्ते में सबके लिए बर्फ डला हुआ ठंडा ठंडा नींबू पानी, फ्रूट कस्टर्ड, ठंडी आइसक्रीम, फालूदा, फ्रूट चाट बनाकर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख भाभी, ये दिसंबर जनवरी का महीना चल रहा है ना कि मई जून का, जो आप ये गर्मियों वाला खाना उठाकर ले आई। देवर जी, जब आप सब लोग इतनी ठंड में एसी चलाकर सो सकते हैं तो ठंडी चीज क्या चीज है? खाकर तो देखिए, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत टेस्टी है। सभी लोग जैसे ही इतनी सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी चीज खाते हैं तो सबके दांत किसी बैले डांसर की तरह थिरकने लगते हैं। अरे मेरा तो जबड़ा ही जम गया है ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए अनामिका सभी के सारे गर्म कपड़े धो देती है और अब किसी के कमरे में एक भी गर्म कपड़ा नहीं होता, जिसके चलते सब ठंड से ठिठुरते हुए बाहर हॉल में आते हैं। भाभी, मेरे कमरे में एक भी गर्म कपड़ा नहीं है, एक जुराब तक नहीं मिल रही है, मेरे सारे गर्म कपड़े कहाँ हैं? भाभी, मेरी अलमारी में भी एक भी गर्म कपड़े नहीं है, न जैकेट है न मफलर, कुछ भी नहीं है। ठंड से ठिठुर रहा हूँ मैं, कहाँ गए हम सबके गर्म कपड़े? सारे गर्म कपड़े तो मैंने धोने में डाल दिए और धोकर तार पर सुखा दिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तो कुछ दिनों तक और धूप नहीं निकलेगी, तो उन्हें सूखने में हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। और वैसे भी आप लोगों को कहाँ ठंड लगती है? जो लोग 12-11 डिग्री में भी एसी में सो सकते हैं, तो उनको गर्म कपड़े पहनने की क्या ही जरूरत है? अनामिका की बात सुन सभी घर वाले ठंड से ठिठुरते हुए अपने कमरे में जाकर रजाई में बैठ जाते हैं। वहीं अनामिका सभी के बाथरूम में लगा हुआ गीजर का कनेक्शन भी काट देती है और अब उन सभी को ठंडे पानी में ही नहाना पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि ठंडे पानी में नहीं बल्कि बर्फ में नहा कर आया हूँ। हम सबके कमरे का गीजर कैसे खराब हो गया? इतने सब के बावजूद भी अनामिका के ससुराल वालों की एसी चलाकर सोने की आदत नहीं गई थी, जिसके चलते अब उन सबके सीने पर ठंड बैठ जाती है और सबके दिमाग की नसें भी सुन्न पड़ जाती हैं। अपने ससुराल वालों की ऐसी हालत देख अनामिका जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। ओ गॉड, इन सबका बॉडी टेम्परेचर तो काफी गिर चुका है। इन लोगों ने क्या कोई ठंडी चीज खाई थी? इन सबको तो अस्पताल में एडमिट करना होगा। डॉक्टर, ये लोग इस ठंड के मौसम में एसी चलाकर सोते हैं, मैंने मना करने के बावजूद भी इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे आप लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस ठंड में सभी लोग हीटर के सामने से उठते नहीं है और आप लोग एसी चलाकर सो रहे हैं। देखिए, आपकी बॉडी का थोड़ा बहुत खून फ्रीज होने को आ गया है, आपके हाथ पैरों में काफी अकड़न हो गई है। आप सभी को अब गर्माहट की काफी जरूरत है। अगर आप लोग एक बार भी एसी में और सोए तो कभी उठ नहीं पाओगे। डॉक्टर जल्दी से सभी घर वालों को अस्पताल में एडमिट करता है। कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब अनामिका के ससुराल वालों की हालत ठीक होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो लोग घर भी आ जाते हैं। अरे माँ जी, आप ये सारे कमरों में एसी क्यों निकलवा रही हैं? क्या अब आप लोग एसी में नहीं सोएंगे? बहू, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस कड़कड़ाती ठंड में एसी में सोकर हमें मरना थोड़ी ना है। अब घर में एसी नहीं चलेगा। चलो, आखिरकार मेरे ससुराल वालों में अकल तो आई। देर से ही सही, लेकिन भूले भटके मेरे ससुराल वाले वापस आ ही गए। ये लो पूनम, ये कुछ लकड़ियाँ पकड़ो। पूजा पूनम को लकड़ियाँ दे रही होती है कि तभी उसके पास कुछ कुत्ते आ जाते हैं और एक कुत्ता उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ लेता है। तभी पूजा बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ पूनम, नीचे देखो देखो, ये कुत्ते मेरी साड़ी के पल्लू को छोड़ ही नहीं रहे हैं। तुम जल्दी से नीचे आओ, नहीं तो ये कुत्ता मुझे काट खाएगा। बाप रे, ये आधी रात में हमारे पीछे कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर इतनी रात को पांचों बहू उस विशाल पेड़ के नीचे क्या कर रही थी और ये कुत्ते उनके ऊपर क्यों भौंक रहे थे? आइए जानते हैं अपने आगे की कहानी में। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? टीवी पर तुम लोगों ने कैसी चोरी की है? नहीं माँ, हम लोगों ने कोई चोरी नहीं की है। दरअसल चोर करके भाग गए थे
और पुलिस के आने से पहले हम लोग वहां पहुंच गए। अब उनको लगता है कि ये चोरी हमने की है। कुछ देर में पुलिस भी यहाँ आती ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को पुलिस लेकर चली जाएगी तो हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना? कोई तो उपाय होगा जिससे सच पता चल सके। नहीं, अब कोई भी उपाय नहीं है। पुलिस के आने पर हम सबको पुलिस के साथ जाना ही होगा। जब तक पुलिस को पता नहीं लग जाता कि चोरी किसने की है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही देर बाद पुलिस की पूरी फोर्स उनके घर में आती है और पांचों पतियों को हथकड़ी लगाकर वहां से लेकर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मकान मालिक भी उनके घर से बाहर निकालते हुए कहती है, खाली कर दो तुम लोग भी मेरे कमरे को। चोर की बीवी चोर ही होती है। मैं किसी चोर को अपने घर में नहीं रहने दे सकती हूँ। सुबह होने से पहले मेरा घर खाली कर देना। मकान मालकिन की बातें सुनकर तो लगता है कि हमें सुबह तक घर खाली कर देना चाहिए, नहीं तो और न जाने हमें क्या क्या सुनने को मिलेगा। माँ और पिताजी, आप लोग यहीं रहिए, हम लोग घर की तलाश करके आते हैं। रहने की कोई जगह तो ढूंढ ही लेंगे। 5 बहुएं घर से बाहर निकल जाती हैं और इस अंधेरी रात में वो घर की तलाश कर रही होती हैं कि तभी रेशमा की नजर एक बड़े से वृक्ष पर आकर रुकती है। बाप रे, कितना विशाल और कितना घना पेड़ है। यहाँ तो कोई भी आसानी से रह सकता है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। यही कि यहाँ कोई भी आसानी से रह सकता है। वही तो तुम सही कह रही हो। इस बड़े से विशाल पेड़ में ही अब हमें अपने रहने की जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें कोई भी घर नहीं मिलने वाला और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नया घर खरीद सकें। तभी चारों बड़े विशाल पेड़ के नीचे खड़ी होती हैं और मेघा उस पेड़ की शाखों पर चढ़ जाती है, देखने के लिए कि शाखाएं कितनी मजबूत हैं ताकि वो उन पर अपना घर बना सके। कि तभी कुछ कुत्ते वहां आकर उन पर भौंकते हैं और एक कुत्ता चंचल की साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है। चंचल कुत्तों से मेघा को छुड़ाती है। बहुत रात हो चुकी है, कुत्ते भी अब हम पर भौंक रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रहने की जगह तो हमें मिल गई है, लेकिन इस बड़े से वृक्ष की शाखों पर घर बनाने के लिए हमें बहुत सी लकड़ियों की भी जरूरत पड़ेगी। कुछ दूर चलती ही है कि उन्हें एक फर्नीचर की दुकान दिखाई देती है, जिसमें वो दुकानदार टूटे फूटे लकड़ी को अपनी दुकान से फेंक रहा होता है, जिसे देखकर राधा बोलती है, आप इन लकड़ियों को क्यों फेंक रहे हैं? क्या ये आपके किसी काम की नहीं है? देखने में तो ये बिल्कुल ठीक लगती है। अरे कई दिनों से मेरी दुकान में पड़ी हुई थी। अब ये लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं है, कबाड़ा है, इसलिए इनको फेंक रहा हूँ। अगर आपके लिए ये कबाड़ा है तो आप ये मुझे दे दीजिए, और अगर आपने मुझे दे दिया तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ ठीक है, ले जाओ। मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है। पता नहीं इस कबाड़े से तुम्हारी कैसी मदद हो जाएगी। पांचों बहुएं वहां से उन लकड़ियों को उठाकर बड़े विशाल पेड़ के पास लेकर आते हैं। पेड़ की शाखाओं पर अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं और लकड़ियों से पेड़ की शाखाओं पर वो बहुत सुंदर घर बना लेती हैं। कितना सुंदर लकड़ियों का घर तुम पांचों ने मिलकर बनाया है। ये एक एक कमरा, ये सीढ़ियां और ये हरा भरा वृक्ष देखने में कितना प्यारा लगता है। हाँ सुमित्रा, तुम सही कह रही हो। विशाल पेड़ की शाखों पर हमारा घर कितना सुंदर लगता है, लेकिन अच्छा होता कि हमारे बेटे भी यहीं रहते हमारे साथ। पांचों बहू ने 5 से 6 कमरे बनाए थे, जिसमें एक में उनका किचन था, एक में सास ससुर का कमरा और 5 बहू का अलग अलग कमरा था। एक दिन राधा खाने की तलाश में जाती है, तभी उसे जंगली चौलाई का साग दिखता है। उन साग को तोड़कर वो अपने घर की तरफ आती है और कहती है, शुक्र है मुझे ये जंगली साग मिल गई। अब एक टाइम का खाना तो बन ही जाएगा। घर में सब भूखे बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ चंचल अपने घर से थोड़ी दूर आगे जाती है, तभी वो वहां पर बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ देखती है, जिसे देखकर वो उसको उठाने लगती है और कहती है, लगता है ये गोबर यहाँ ऐसे ही पड़ा रहता है, मैं ही उठा कर ले जाती हूँ। हम लोगों की तो बहुत मदद हो जाएगी इससे। अब मैं उपले बनाऊंगी और अपने घर में 2 वक्त का चूल्हा जलाऊंगी। चंचल उस गोबर से उपले बनाती है और सुखाकर चूल्हा जलाती है और राधा के लाए हुए साग को काट कर बनाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सुमित्रा अपने विशाल पेड़ के घर से सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। माँ जी, आप कैसे गिर गई? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपकी चोट तो नहीं आई कहीं? हे भगवान, ये क्या ही हो रहा है हम लोगों के साथ? हम लोगों के पास तो पैसा भी नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करें। माँ को अंदरूनी चोट आई है। माँ को कोई शक में नहीं है। रुको, मैंने यही पास में अरंडी का पौधा देखा है। मैंने सुना है कि अगर अरंडी के पत्तों को चोट पर गर्म करके लगाया जाए तो उससे दर्द में आराम मिलता है। चंचल जाती है और वहां से अरंडी के पत्तों को तोड़ कर लाती है और उसे चूल्हे पर गर्म करती है और हल्दी में लगाकर अपनी माँ के घुटनों पर रखती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन 5 बहू अपने पति के बारे में सोच कर कहती हैं,
नहीं जानिए हमारे पति किस हालत में होंगे। उनको देखे इतना समय हो गया है, उनको तो पता भी नहीं है कि हम लोगों को घर से निकाल दिया गया है। पता नहीं कुछ खाते होंगे या नहीं खाते होंगे, कैसी हालत में है, कब उनसे मुलाकात होगी। पता नहीं उनको हमारा ये पेड़ का घर पसंद आएगा कि नहीं, पर अब उनके बिना रहा नहीं जाता। अब वो भी हमारे साथ ही रहते तो ठीक रहता। मानो जैसे उनकी बात सच हो रही हो। यहाँ वो लोग अपने पतियों को याद कर रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ असली चोरों का पता चल जाता है और पुलिस इन पांचों को रिहा कर देती है और ये पांचों अपने घर आते हैं, लेकिन घर पर उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी एक छोटा बच्चा उन पांचों को उसके विशाल पेड़ घर के पास लेकर आता है। इन सबको देखकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। आ गए तुम लोग। मेरे बच्चे कैसे हो? माँ जी, हम ठीक हैं और हम हमेशा के लिए आपके साथ ही रहेंगे। विशाल पेड़ पर लकड़ी का घर देखकर उनके पति कहते हैं, अरे ये इतना विशाल लकड़ी का घर तुम लोगों ने कैसे बनाया? कितना सुंदर है ये। हाँ, ये बहुत ही विशाल लगता है। अंदर जाकर देखना पड़ेगा आखिर है कैसा। एक एक करके सब उस विशाल पेड़ पर लकड़ियों से बनी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और घर में घुसते हैं। अरे अब सही है, इस लकड़ी के घर में हम लोगों को कोई नहीं निकालेगा। अब आराम से हम इस लकड़ी के घर में रह सकते हैं। पांचों बहुएं अपने पति से उनके जाने के बाद उनके साथ जो भी हुआ, मकान मालकिन ने उनके साथ जो भी किया, सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर उनके पति उनसे कहते हैं, चिंता मत करो, अब हम लोग आ गए हैं ना। अब इस मजबूत घर में हमारा पूरा परिवार आराम से रहेगा और हम लोग भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे हम लोगों की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही समय बीतता है और वो अपने विशाल पेड़ के नीचे उनके पांचों पति ऑर्गेनिक ढाबा खोलते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनिक चीज बनाकर लोगों को बेचते हैं, फ्रेश दाल, फ्रेश सब्जियां बनाकर लोगों को बेचते हैं और लोगों के साथ साथ जानवरों की भी सेवा करते हैं और उनको भी खिलाया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी पांचों बहुओं की संघर्ष भरी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आप लोगों को भी ऑर्गेनिक ढाबा, ऑर्गेनिक खाना पसंद है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।